नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डी एंड एपिलॉग लेसन कंप्लीट कर लिया था, तो उसके आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उपसय संयोजी यौगिक। ठीक है ना। तो ये उपसय संयोजी यौगिक जो चैप्टर है उसका अभी हम बेसिक पार्ट बताते हैं। ठीक ना। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक IUPAC नाम वगैरह आते हैं इसके। ठीक है ना। एक IUPAC ऑर्गेनिक में और IUPAC नाम इसके आते हैं, प्लस कुछ डेफिनेशन है, तो उनको आगे हम आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। तो योगात्मक का मतलब होता है जो जुड़कर बने। तो क्या, जब दो या दो से अधिक सरल लवणों को निश्चित अनुपात में घोलकर विलयन का क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो प्राप्त यौगिक योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। देखो, ये मान लीजिए ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आपको दो एक बताते हैं। ठीक है। तो आप ऊपर वाले एक तो बता देते हैं आपको, क्योंकि ये देखो, एक ये लवण हो गया, एक ये लवण हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये वाला ये पोटेशियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में ये जल को मिलाने को बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है। तो ये जब बनेगा तो बीच का बस देखेंगे आप, प्लस हटा देना, डॉट लगा देना, आपका सेम फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 जल के अणु मिलाएंगे तो आपका ये बनेगा। ये होता है आपका फिटकरी का फार्मूला। ऐसे ही आपने मोहर लवण का नाम सुना होगा। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट में 6H2 जब जोड़ देंगे हम तो क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा, मोहर लवण। लेकिन ध्यान रहे, जब ये बनेगा तो ये जो प्लस की जगह आ जाएगा डॉट साइन। ये कार्नेलाइट का फार्मूला होता है। ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट फार्मूले बता देते हैं। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो 3-4 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। बाकी इनके नाम हम जानेंगे आगे IUPAC नाम में। ठीक है। जो इनके कॉमन नाम थे वो इनके आपको बता दिए। अब ज़्यादातर ये जटिल यौगिक के IUPAC नाम पूछे जाते हैं, इनके कॉमन नाम दिए नहीं गए हैं बुक में। ठीक है ना। तो इनके डायरेक्ट IUPAC नाम हम देखेंगे। आइए बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है इन यौगिकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये इसका IUPAC नाम लिखा हुआ है, इसको आगे देखेंगे। इन यौगिकों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया। कौन कौन से ये जो यौगिक हैं, इन यौगिकों को 2 श्रेणी में, जैसे कि एक तो श्रेणी इनकी ये वाली हो जाएगी और एक हो जाएगी ये जिसमें ये बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, ये वाला बड़ा ब्रैकेट, ये वाला। तो एक है द्विक लवण, दूसरा उपसय संयोजी अथवा जटिल या संकर यौगिक। ठीक है ना। तो ये 2 श्रेणियाँ हैं। तो आइए देखते हैं 2 श्रेणी कौन कौन सी है। एक तो नाम आपको बताइए द्विक लवण, एक उपसय संयोजी अथवा जटिल या संकर यौगिक। तो अब देखेंगे हम द्विक लवण की डेफिनेशन और उपसय संयोजी है। तो इसमें देखते हैं, वे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठोस में स्थायी रहेंगे लेकिन जब अपने विलयन में घुलेंगे तो क्या हो जाएंगे, जिससे मिलकर बने उसमें अपने अवयवी आयनों में टूट जाएंगे और पहचान खो देते हैं तथा अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है। इन लवणों से 3 आयन बनते हैं, 2 सामान्य धनायन एवं 1 ऋणायन। तो देखिए, जैसे ये हमने फिटकरी वाला लिया तो ये जब जल में घोलेंगे तो जल में तो जल चला ही जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब फेरस सल्फेट होगा तो ये टूट जाएगा Fe2+ में और सल्फेट SO4 2- में ये रहेगा। ऐसे ही अमोनियम का भी रहेगा, तो अमोनियम का अमोनियम सल्फेट ये आ जाएगा। तो सल्फेट अलग ही रहेगा भाई, सल्फेट तो एक जैसे होंगे। तो एक धनायन ये वाला रहेगा, एक ये वाला रहेगा और ऋणायन रहेगा ये वाला। तो जब 2 एक लवण से 2 धनायन मिलते हैं, 1 ऋणायन मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब अंतर की बात पूछे तो ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं और 2 धनायन 1 ऋणायन देते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका इसका भी लिखा है, ये क्रोम एलम का एग्जाम्पल लिखा है, ये भी फिटकरी का एग्जाम्पल है और ये फेरिक एलम। ठीक है ना। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब है उपसय संयोजी या जटिल या संकुल यौगिक। तो देखिए, ये 3 नाम है इसके, या तो उपसय संयोजी या जटिल या संकुल या संकर, पीछे बताया था आपको। वे यौगिक जो ठोस अवस्था के साथ साथ अपना अस्तित्व विलयन में भी बनाए रखते हैं। तो ये लिखा है विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इनका एक भाग जल में आयनित नहीं होता है, इनका एक भाग जल में आयनित नहीं होता है। कौन वाला भाग, जैसे कि ऊपर बताया था, ये वाला ब्रैकेट के अंदर का जो भाग है, ये वाला भाग जल में आयनित नहीं होता है। फिर है, ये अपने अवयवी आयनों से अलग रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये जो भाग है जो जल में आयनित नहीं होता है, ये अपने अवयवों से अलग रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह भाग जिसके रासायनिक गुण विशिष्ट होते हैं तथा अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, जटिल अथवा संकुल आयन कहलाते हैं। ठीक है। तो ये वाला है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। जब हम तोड़ेंगे तो देखो, ये केवल एक इसमें टूटेगा, एक इसमें, तो 1 धनायन देता है, 1 ऋणायन। तो जो इसका ये वाला पार्ट है, ये धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी। मतलब ऐसा नहीं, अभी तो ये हाल में ऋणात्मक है। ठीक है।
ये वाला पार्ट यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर का जो भी पार्ट होता है वो धनायन भी होगा, वो ऋणायन भी होगा। वो डिपेंड करेगा तो कोई यौगिक किस पर, अगर यौगिक के पहले कुछ लिखा हुआ है तो ये पार्ट ऋणायन हो जाएगा, और अगर यौगिक के इस साइड कुछ लिखा हुआ है तो ये वाला पार्ट धनायन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम कई एग्जाम्पल आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतना बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक धनायन एक ऋणायन वाला ये देता है। ठीक है, अब कभी अंतर अगर इसमें पूछे तो आप 2 एक लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन विलयन अपना अस्तित्व खो देते हैं। ये ठोस अवस्था में भी स्थायी हैं, विलयन में भी स्थायी है। 2 धनायन एक ऋणायन, ये एक सावन धनायन एक ऋणायन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर उपसय संयुग यौगिक में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली। तो देखिए ये एक डेफिनेशन है, उपसय संयोजी क्षेत्र या मंडल। इसकी डेफिनेशन क्या है? उपसय संयोजी संकुल को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, इस तरीके से जो बड़ा कोष्ठक अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे में लिखा जाता है, जिसे उपसय संयोजी क्षेत्र या मंडल या जटिलायन कहते हैं। तो या तो उपसय संयोजी क्षेत्र बोलेंगे, या मंडल बोलेंगे, या जटिलायन कहते हैं। ये 3 नाम है इसके। इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना, इससे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए क्या है, उपसय संयोजी क्षेत्र में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जिसमें चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन समूह जुड़े होते हैं, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, उपसय संयोजी क्षेत्र में उपस्थित, देखिए आपने इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पर पहले नंबर पर जो रहता है उसको ही बोलते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है ना, तो उपसय संयोजी क्षेत्र में उपस्थित वह धातु परमाणु आयन जिसके चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन समूह जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु। अब क्या है, इसका एक पॉइंट ये ध्यान रखना, आपके ऑप्शन क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय धातु परमाणु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ये पूछा जाता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है किसकी तरह कार्य करता है? लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है, तथा उपसय संयोजी बंध में ग्राही की तरह व्यवहार करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इसके बाद है लिगैंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं लिगैंड से। जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन, जटिल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन योग में दान करने की प्रवृत्ति होती है, लिगैंड कहलाते हैं। लिगैंड लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। तो ये लिगैंड लुईस क्षार की तरह और केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। अब देखो लिगैंड के प्रकार, तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगैंड को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, तो आइए लिगैंड को ख़त्म कर लेते हैं हम जल्दी से। तो लिखा है लिगैंड के प्रकार, ये एक दंतुक लिगैंड। तो देखिए डेफिनेशन बहुत सरल है, ऐसे लिगैंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेशित, एक धनावेशित, एक उदासीन। तो ऋणावेशित में क्या है? ऋणावेशित क्या होती है? ऐसे लिगैंड जिनमें ऋण आवेश उपस्थित होता है, ऋणावेशित। ये एग्जाम्पल है कौन कौन सा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, सल्फाइड, सल्फेट। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। इसके बाद धनावेशित लिगैंड में क्या है? ऐसे लिगैंड जिनमें धनावेश उपस्थित होता है। तो डेफिनेशन बहुत ईजी है, क्या होता है? धनावेश उपस्थित होता है, धनावेशित लिगैंड कहलाते हैं। ये नाइट्रोसोनियम आयन है और ये नाइट्रोनियम आयन है, ये कहते होते हैं दुर्लभ। तो अभी कभी पूछा जाए एक दंतुक में ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन में कौन से दुर्लभ होते हैं? तो धनावेशित लिगैंड दुर्लभ होते हैं। इसके बाद उदासीन लिगैंड, ऐसे लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कोबा। ठीक है, इसके बाद H2O, इसके बाद आपका एल्कोहल, अमोनिया और एमीन। ठीक है, आइए द्विदंतिक लिगैंड क्या है? ऐसे लिगैंड जिनमें 2 दाता परमाणु, बस आपको गिनती दिखाई दे, एक दंतुक एक दाता परमाणु, द्विदंतुक 2 दाता परमाणु, त्रिदंतुक 3 दाता परमाणु, चतुर्दंतुक 4 दाता परमाणु, बस यही डेफिनेशन है। बस आपको क्या याद रखने हैं? एग्जाम्पल, ये ऑक्जिलेट का ऑक्जिलेट है O11 C2O4, आपने नाम सुना होगा, C2O4 2-। ये ऑक्जिलेट आयन इस तरीके से बस लिखा गया है। तो इसमें 2 दाता परमाणु हैं, दोनों ऑक्सीजन है ये वाले। ठीक है, जिसके ऊपर -4। इसके बाद एक ये एथिलीन डाइएमीन। ठीक है ना, इसका फार्मूला है CH2 NH2 NH2। ठीक है ना, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। आइए आगे देखते हैं। तो ये देखिए द्विदंती लिगैंड में जब 2 दाता परमाणु समान होते हैं तो सम्मित लिगैंड, और जब असमान हो जाएंगे तो असम्मित लिगैंड। तो समान में OX और EN है, और देखो OX और EN आपका एथिलीन डाइएमीन ये वाला था जो आपको बताया था, और
और ओ एक्स आपका ये वाला था जो आपको पीछे बताया था, ये यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, सामने ओ एक्स लिखा है। अब देखेंगे हम, जब दोनों दाता परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे असममित द्विदंती लिगैंड कहते हैं। कैसा? एग्जाम्पल में ग्लाइसिनेट आयन, कैसे आप याद करेंगे, CH2 के साथ में NH2 लगा देंगे और COO-, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। त्रितंतुक लिगैंड में 3 दाता परमाणु होते हैं। अब एथिलीन डाइएमीन फार्मूला बताया था, उस जो एथिलीन डाइएमीन में एक NH2 यहाँ था, एक NH2 यहाँ था, तो ये वाले NH2 का एक हाइड्रोजन हटा के इतना जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि NH2 CH2 CH2 NH, फिर CH2 CH2 NH2, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रख। आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि NH में CH2 CH2 इस साइड जोड़ना है और CH2 CH2 इस साइड जोड़ना है, दोनों साइड NH2 रखना है। इसका नाम है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। 3 दाता परमाणु होते हैं, 3 नाइट्रोजन दाता, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ऐसे ही है चतुर्थंती लिगैंड आपका, इसमें 4 दाता परमाणु होते हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल इसका भी है, आप देख सकते हो, एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसके बाद नाम तो बनाना बहुत ईजी है। देखो, एक तो आपका पूरा ये वाला कॉपी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इसका लास्ट में एक हाइड्रोजन हटा के CH2 CH2 NH2 जोड़ देंगे तो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, 4 दाता परमाणु, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 4 दाता परमाणु। पंचदंती में 5 होते हैं। पंचदंती में आपका इतना रखेंगे, फिर इसका एक हाइड्रोजन हटा के CH2 CH2 NH2 जोड़ देंगे तो ये वाला आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। षष्ठदंती में थोड़ा चेंज है, इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। जो NH2 था वो ऑक्सीलेट से एसीटेट से चेंज किया, CH2 COO- और CH2 CH2 NH2 CH2 COO- और CH2 COO-, ठीक है। तो इसमें 2 दाता परमाणु है नाइट्रोजन के और 4 ऑक्सीजन के। तो ये हमारे लिगैंड खत्म होगा षष्ठदंती तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।